जाइए बच्चों, आ जाइए बच्चों। हमने क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, बताना। अरे हमने क्या स्टार्ट करा था यार, आप तो कुछ भी नहीं बोलते। हमने क्या स्टार्ट करा था, देखो नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जिसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम परफॉर्मेंस दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, सिंपल है ना। तो हमें देखना है कि डिस्चार्ज किस किस तरीके से हो सकता है, मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज क्या है, ये देख लिया था हमने। देखो, इट मीन्स टर्म, मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज क्या था देखना, इट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑफरर एंड द ऑफरी। मतलब अरे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दीदी से मेरा कि मैं आपको पैसे दूंगा और आप मेरे को स्कूटी दोगे, दीदी ने स्कूटी दे दी, मैंने दीदी को पैसा दे दिया, खत्म। क्या अब ये कंप्लीट होने के बाद कोई हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप रहा? आंसर इज नो। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। पता है ना आपको। अरे आप, भगवान ना करे कभी एडमिट हो हॉस्पिटल में, लेकिन कोई जैसे एडमिट हुआ होगा कभी, तो आपने देखा होगा वहां पे डिस्चार्ज समरी मिलती है जब वो घर जाते हैं वापस इन पेशेंट होने के बाद। तो वैसे ही वो डिस्चार्ज समरी क्यों मिलती है, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, आपकी छुट्टी हो गई, अब आप घर जाओगे, तो ऐसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाओगे, आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप घर जाओगे, सर कर दो छुट्टी, चले। चलो, तो पहला हमने तरीका पढ़ लिया था जिससे हम एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज यानी कि खत्म कर सकते हैं। क्या था तरीका? हाँ, क्या था तरीका? सर परफॉर्मेंस करके, है ना। सर आप परफॉर्मेंस करके डिस्चार्ज कर सकते हो। परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ नाच गाना ही होता है क्या? परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट में कमिट हुआ था उसको पूरा करना। आया समझ में, नहीं आया? तो हमने ये भी बात कर ली थी, आइए, हमने ये भी बात कर ली थी कि परफॉर्मेंस कौन कौन दे सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को कौन कौन पूरा कर सकता है। यहाँ पे ठीक नहीं दिख रहा क्या आपको? हाँ, आइए, तो पहला हमने पढ़ लिया था प्रोमिजर। कब बोला था कि प्रोमिजर ही परफॉर्म करेगा, कब बोला था बताइए? किस केस में बोला था मैंने कि प्रोमिजर को ही परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी? पर्सनल सेल, पर्सनल सेल बोला था मैंने। क्या बोला था? पर्सनल सेल्स। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है और इसको पढ़ पढ़ के आप गलत बोल रहे हो, और मैंने ये ठीक भी करा दिया था। और मैंने यहाँ पे बोला था एग्रीमेंट बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल। कम बख्तो, पढ़ के बोल रहे हो। और इसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको कजरारे कजरारे का। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। क्या एग्जाम्पल दिया था बताना? उज्जवल की शादी थी या पार्टी थी कुछ, इसने ऐश्वर्या राय से कॉन्ट्रैक्ट करा था कि वो आके कजरारे कजरारे करेगी, तो नहीं, बैचलर पार्टी थी। तो बैचलर पार्टी में अगर अमिताभ बच्चन आ जाएंगे तो आप परफॉर्मेंस लोगे उनसे? दूसरा था वो। आया समझ में आपको? आया समझ में, नहीं आया? गलत पढ़ रहे हो, सेल्स 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 पर्सनल सेल। मैंने कहा ये क्या होता है, या गलत लिखा हुआ है यार। आप जैसे कमबख्तों के लिए ही लिखा है ये। चले, समझ में आ गया? तो प्रोमिजर, प्रोमिजर को कब देनी पड़ेगी परफॉर्मेंस बताना? जब एग्रीमेंट बेस्ड होगा ऑन पर्सनल स्किल, है ना। लेकिन अगर बेस्ड, एग्रीमेंट बेस्ड नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल स्किल, जैसे स्कूटी वाला एग्रीमेंट था, मेरे को क्या चाहिए थी, स्कूटी, तो दीदी किसी को भी भेज दे, अपने भाई को भेज दे कि जा स्कूटी दिया सर को, तो मैं तो उससे ले लूंगा स्कूटी। समझ में आया नहीं आया? तो वहां पे क्या प्रोमिजर को परफॉर्म करना जरूरी है? आंसर इज नो। तो प्रोमिजर को परफॉर्म करना कहां पे जरूरी है? जब एग्रीमेंट बेस्ड हो पर्सनल स्किल्स पे। आया नहीं आया? पर्सनल स्किल समझ पा रहे हो? हाँ। क्या एजेंट भी परफॉर्मेंस दे सकता है? हाँ दे सकता है। तो इसमें उल्टा बोलेंगे, जब एग्रीमेंट बेस्ड ना हो पर्सनल स्किल पे तो एजेंट जाके परफॉर्मेंस दे सकता है। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ?
भाई मैंने बोला था सलमान खान से कि आपको बिग बॉस के सेट पे आके आपको बिग बॉस को क्या करना है, होस्ट करना है, बात हो गई। लेकिन सलमान खान ने अपने नौकर को भेज दिया वहां पे, तो उनसे होस्ट करवा लें, क्या कर सकता है वहां पे, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो ये एग्रीमेंट हुआ है ये बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल हुआ है, हम सलमान खान को दिखाना चाहते हैं, इसलिए तो सलमान खान से कॉन्ट्रैक्ट करा। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? लेकिन सलमान खान भैया एक काम करते हैं, वो उनका शायद वाटर का काम है, उनकी पानी की बोतल भी आती है। हाँ, बिजनेस है, अरे बिजनेस है। उन्होंने अभी लॉकडाउन में सेंट भी, जो परफ्यूम होते हैं, परफ्यूम का बिजनेस भी डाला। डन। अब उस वाले केस में क्या आप बोलोगे कि मेरे घर सलमान खान आए परफ्यूम देने, या मैं जिस स्टोर में उनका परफ्यूम खरीदने जाऊं वहां सलमान खान खड़ा होना चाहिए? तो वहां पे परफॉर्मेंस एजेंट दे सकता है। आ रहा है समझ में आपको? वहां पे परफॉर्मेंस एजेंट दे सकता है, लेकिन जब आपने एग्रीमेंट करा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल स्किल, तो वहां पे आपका जो एग्रीमेंट परफॉर्म करेगा वो वही बंदा करेगा जिसकी स्किल सेट पे आपने उसको करा था। आया या नहीं आया? चलो, फिर मैंने बात करी थी लीगल हायर की, रिप्रेजेंटेटिव की और सक्सेसर की। ये किस केस में आते हैं? इसमें भी मैंने आपको एक मेन पॉइंट बताया था, अगर याद हो तो। लीगल हायर में, रिप्रेजेंटेटिव में और सक्सेसर में क्या बताया था? जब प्रोमिसर की डेथ हो जाए, जब प्रोमिसर की डेथ हो जाए तो क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा? नहीं। तो उसके सक्सेसर को या उसके लीगल हायर को वो पूरा करना पड़ेगा, है ना? लेकिन वो पूरा करेगा। मान लो किसी बंदे ने लोन लिया था, 100 करोड़ का लोन लिया था, और वो उसकी डेथ हो गई, सही है? लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ 80 करोड़ की थी। उसकी जो प्रॉपर्टी थी कितने की थी? 80 करोड़ की। तो क्या मरने के बाद लीगल हायर को पूरे 100, बताइए बच्चे क्या बोला मैंने? कितना उसे, क्या 100, पूरे 100 करोड़ चुकाने पड़ेंगे या 80 करोड़ चुकाने पड़ेंगे? हाँ, 100। 80 क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि लीगल हायर जब प्रोमिसर बन जा, मतलब परफॉर्मेंस देता है, तो उस केस में वो जितनी उसकी इन हेरिडेटरी में उसके जो एसेट मिली थी उतने के लिए लाइबल होगा, यानी जितनी उसको इनहेरिटेंस में पैसा मिला था उतने के लिए वो लाइबल होगा, यानी जितनी उसको पेरेंट की प्रॉपर्टी मिली है उसमें से ही वो देगा। क्या लोन, क्या बैंक वाले उसको ये बोल सकते हैं कि कमा के भरो? नहीं, बैंक वाले उसको नहीं बोल सकते। बैंक वाले उसको ये बोल सकते हैं बस कि जो प्रॉपर्टी उनकी है आपके पिताजी की, वहां से बेच के हमारा पैसा चुकाओ। समझ में आया? इसमें ये पॉइंट था। आया समझ में आपको? क्या ये पढ़ चुके थे हम पिछली क्लास में? ये पूरा पढ़ चुके हैं हम पिछली क्लास में। चले, परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेंजर, क्या स्ट्रेंजर भी परफॉर्म कर सकता है? क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या स्ट्रेंजर भी परफॉर्म कर सकता है? बताइए। हाँ, यस कर सकता है। क्या एग्जांपल दिया था मैंने इसमें, बताना। मैंने बोला था दीदी को मुझे कोई पैसा देना है, और उज्जवल ने बोल दिया कि सर छोड़ो, आप क्या दोगे, मैं दे दूंगा आपके बिहाफ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हम दोनों के बीच हुआ था। हाँ, वो कौन है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? स्ट्रेंजर। लेकिन उसने आके बोल दिया, ठीक है, तो वो पैसा दे देगा। तो उसने परफॉर्मेंस दे दी, क्या हम रोक लेंगे? नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसे एक बार एक्नॉलेज करना पड़ेगा इस बात को प्रोमिस से कि मैं पैसे दूंगा। समझ में आया? समझ में आया? एक बार ही पढ़ लो यहाँ से, स्ट्रेंजर वाला पढ़ लो बच्चों। कह रहा है stranger can also give the performance which will discharge the contract if accept by promisee है ये। promisee कौन? दीदी। समझ में आ रहा है? promisee कौन? दीदी, है ना? तो इसका एग्जांपल भी पढ़ाया था, डी ए डेटर हैज टू पे इतना इतना टू ए क्रेडिटर, एस एक स्ट्रेंजर पेज 80 टू सी ऑन बिहाफ ऑफ द डी, हियर सी कैन आस्क फॉर ओनली 20 जो रिमेन बच गया। अरे 1 लाख पूरे देने थे, कोई
थर्ड पर्सन आया, उसने बोला आपके बिहाफ पे 80 मैं दे देता हूँ, तो बाकी किसको देने पड़ेंगे? मेरे को देने पड़ेंगे। आया या नहीं आया? आ रहा है या नहीं आ रहा? चले चलो। जॉइंट प्रोमिसर के केस में मैंने बहुत सारा ज्ञान दिया था आपको। डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस बाय जॉइंट प्रोमिसर, क्या क्या ज्ञान था वो बताइए, कुछ याद है? हाँ, कैसे लाइबल होते हैं वो मैंने एक टेक्निकल वर्ड पढ़ाया था आपको, जॉइंटली एंड सेवरली। इसका मतलब क्या है? यानी तीनों की मिलके भी लाइबिलिटी है, और अगर तीनों में से कोई भाग गया तो एक अकेले की भी लाइबिलिटी है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या बताया था मैंने? मैंने ये बोला था कि मान लो हम तीनों ने मिलके, आरुषि मैडम ने, मैंने और कशिका ने मिलके कोई लोन लिया है 6 लाख रुपए का, और ये दोनों भाग जाते हैं, तो क्या मेरे को चुकाना पड़ेगा पूरा? परी मैडम, क्या मेरे को चुकाना पड़ेगा पूरा? आंसर इज यस, मेरे को चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जॉइंट प्रोमिसर के केस में जो हमारी लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है? जॉइंटली एंड सेवरली, जॉइंटली एंड सेवरली। तो क्या सामने वाला यानी कि बैंक क्या मेरे को कंपेल कर सकता है कि आप ही दो पैसा? हाँ, क्या कंपेल कर सकता है कि बाकी दोनों से मेरे को मतलब नहीं है, आप दो मेरे को पैसा? हाँ, आंसर इज यस, कर सकता है। ये भी बात कर ली थी हमने, लेकिन मैं किससे लूंगा बाकी का पैसा? बाकी के जॉइंट प्रोमिसर से। डिस्कस हो गया था, क्लियर है ये? चलो एक बार ही पढ़ लो यहां से। कह रहा है जॉइंट प्रोमिसर का मतलब है इट मींस मोर देन वन प्रोमिसर हु जॉइंटली प्रोमिसेस टू परफॉर्मेंस द कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल पॉइंट अबाउट द जॉइंट प्रोमिसर क्या है? जॉइंट प्रोमिसर इज जॉइंटली एज वेल एज सेवरली लायबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस of the joint loan. If the joint promisor pay the entire loan amount to the creditor, then he can ask for the contribution share from the another joint promisor. आ गया? तो अगर मेरे को बोला गया कि भैया पूरा का पूरा आप भरोगे तो मैं पूरा भर दूंगा, लेकिन मैं इनसे लूंगा, वो अलग बात है। डन? समझ में आया? तो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया था। एबीसी ने जॉइंटली प्रॉमिस करा था पे करने के लिए 6 लाख डी को। ए वाज कंपेल्ड बाय द डी टू पे द एंटायर अमाउंट ऑफ 6 लाख। क्या बोला था? एक को क्या करा गया था बेटा? कंपेल करा गया था पे करने के लिए एंटायर अमाउंट 6 लाख का। हेयर ए कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट द डी फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। हाँ, कर सकता है। ये एक्स नहीं लिखा, ये कट लिखा है, नो। कर सकता है, बोलो। हाँ, नहीं, आपको एग्जाम्पल ही समझ नहीं आ रहा इसका मतलब। पढ़ा दिया था ये मैंने। तो नीचे इसका आंसर लिखा है ए इज एंटाइटल्ड टू रिकवर 2 लाख ईच फ्रॉम बी एंड सी, लेकिन ए सूट फाइल नहीं कर सकता है ना रिकवरी करने के लिए एक्सीडिंग अमाउंट। यानी ये बोल रहा है भाई मैं बस अपना शेयर दूंगा, आप मुझसे एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हो? मैं तो अपने वाले शेयर के लिए लायबल हूं ना। क्या ए ऐसा बोल सकता है? आंसर इज नो। अगर ए को कंपेल करा जा रहा है तो ए को पूरा पैसा देना पड़ेगा। वो बात अलग है कि ए बाद में अपने जॉइंट प्रोमिसर से, को ओनर से, जो को पार्टनर्स है उनसे ले लेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो, फिर ये एग्जांपल पढ़ा दिया था मैंने, पढ़ा दिया था राम रहीम वाला। चलो आगे चले। अब बेटा आज का कंटेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, उतना हम पहले पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, अगर आपको याद हो तो थोड़ा बहुत। चलें, चलो। कह रहा है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा परफॉर्मेंस के भी टाइप्स हैं, है ना? 2 तरह की परफॉर्मेंस होती है। कैसी कैसी? एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है? सर पढ़ाओगे तभी तो आएगा, हमें क्या पता, हम तो नादान बच्चे हैं, है ना? देखो अब एक्चुअल परफॉर्मेंस तो आपको पता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? दीदी ने मेरे को बोला था कि सर आप मेरे को स्कूटी दे देना और मैं आपको पैसे दे दूंगी। मैंने दीदी को जाके स्कूटी दे दी और दीदी से पैसे ले लिया। ये क्या हो गई? एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैंने कशिका मैडम को बोला था कि मैडम आप मुझसे 2 लाख रुपए ले लो, लेकिन ये 1 महीने बाद चुकाने पड़ेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? 2 लाख रुपए ले लो, लेकिन ये 1 महीने बाद आपको चुकाने पड़ेंगे। दीदी ठीक 1 महीने बाद मेरे घर पे आती है और बोलती है सर ये पकड़ो अपने 1 लाख रुपए। 1 लाख दिए थे 2 लाख?
ये सर ये लो अपने पकड़ो 2 लाख रुपए। मैंने बोला दीदी आज मत दो, मेरे को जरूरत नहीं है, आप रखो। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला दीदी को, आज मत दो, आप रख लो, मेरे को जरूरत नहीं है। क्या दीदी परफॉर्मेंस देने आई थी? क्या कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने आई थी? हाँ दीदी आई थी। अब बाद में दीदी, मान लो 1 महीने जब दीदी आई, मैं नहीं ले पाया, सॉरी मैं नहीं ले पाया पैसा, और बाद में जब दीदी चली गई उसके 15 दिन बाद मैं बोलता हूँ कि दीदी पैसे दो, और दीदी अब नहीं दे रही है, तो क्या दीदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि दीदी बेटा परफॉर्मेंस देने आई थी और आपने मना कर दिया, तो आपने अपने रिस्क पे मना करा, वो आपकी गलती है। तो उसको भी हम परफॉर्मेंस मान लेंगे, जो दीदी पैसा देने आई थी और आपने डिनाई कर दिया, उसको कौन सी परफॉर्मेंस बोलेंगे? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, क्योंकि दीदी ने परफॉर्मेंस अटेम्प्ट कर दी, आपने वो अटेम्प्ट एक्सेप्ट नहीं करा, वो बात अलग है। समझ में आया? तो उस परफॉर्मेंस को क्या बोलेंगे बेटा? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक बारी पढ़ लो, समझ में आ गया हो तो। आ गया? क्लियर है? देखो अटेम्प्टेड पढ़ा रहा हूं पहले। कह रहा है व्हेन प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म कंप्लीट द परफॉर्मेंस एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस बट प्रोमिसी रिफ्यूज, इन दिस केस इट इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। समझ में आया? प्रोमिसी क्या कर रहा है बेटा? रिफ्यूज कर रहा है परफॉर्मेंस को। तो दीदी पैसे देने आई थी, मैंने मना करा, तो मैंने रिफ्यूज कर दिया। इसको भी हम कौन सी परफॉर्मेंस मान लेंगे? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मान लेंगे, और इससे ये मान लिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। आपने जो इसको टाइम दे दिया कि नहीं तू रख ले बाद में दे दियो, ये आपने अपने रिस्क पे दिया है, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। समझ में आया? देखो पढ़ो, अब ये पढ़ लो एक्चुअल, फिर इस एग्जाम्पल पे बेस्ड ये बनाया गया है ना। पहले एक्चुअल पढ़ लेते हैं, आ जाओ। When promiser offer to perform which is accepted by the promisee, then it is called actual performance। भैया सामने वाला परफॉर्मेंस देने आया, मैंने परफॉर्मेंस ले ली, खत्म। सही है, स्कूटी का वादा करा था, दीदी ने स्कूटी पकड़ा दी, परफॉर्मेंस मैंने स्कूटी ले भी ली, तो वो कौन सी परफॉर्मेंस हो गई? एक्चुअल परफॉर्मेंस। आया समझ में? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है? जब प्रोमिसी रिफ्यूज कर देता है एट द ड्यू टाइम, जो कि प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे हो रही है। समझ में आया? देखो अब एग्जांपल कह रहा है डी ए डेटर पे 10,000 entire loan amount to C, a creditor on the due date which is accepted by the C, here is the actual performance। कह रहा है डी एक डेटर था जिसको 10,000 पे करने थे सी को, उसने ड्यू डेट पे आके पे कर दिए और सी ने रिसीव भी कर लिए। तो ये क्या हो गई? बोलो क्या हो गई ये? कृष्णा क्या हो गई ये? सही है? आ जाओ। कह रहा है इफ इन द लेफ्ट हैंड साइड एग्जांपल, यानी इसकी बात कर रहा है भाई, C refuses to accept the money, then the contract will be discharged by attempted performance। कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लिया जाएगा मेरे बच्चे? क्या मान लिया जाएगा? डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लिया जाएगा? डिस्चार्ज मान लिया जाएगा बाय दी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। यानी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का इफेक्ट भी बिल्कुल एक्चुअल परफॉर्मेंस वाला है। समझ में आया? आया या नहीं आया? उसमें बाद में आपकी कोई मदद नहीं हो पाएगी। हाँ, अब देखना ध्यान से। कह रहा है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को ना बेटा हम दो और नाम से जानते हैं, दैट इज, इसको बेटा टेंडर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेंडर। और ऑफर टू परफॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑफर टू परफॉर्म। ये आपकी बुक में लिखा होगा, टेंडर लिखा होगा। अच्छा, आपके पास अब क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडर, है ना? तो आपको उसमें अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस लिखनी है। समझ में आया? बच्चे टेंडर में क्या लिख के आ जाएंगे? जो गवर्नमेंट से मिलता है, ईंटें लगाने का टेंडर मिल गया हमें, लाइट का टेंडर मिल गया, प्लम्बिंग का टेंडर मिल गया। समझ में आ रहा है आपको? टेंडर का मतलब क्या है यहाँ पे? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, घर का नाम है ये। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के घर का नाम क्या है बेटा? टेंडर और ऑफर टू परफॉर्म। चलें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ा दिया मैंने। आइए, इन केस ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस द प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम दी सबसीक्वेंट परफॉर्मेंस। तो प्रोमिसर क्या, अब वो दीदी की मर्जी है, दीदी चाहे तो पूरा का पूरा पैसा खा जाए, लीगली मैं कोई हेल्प नहीं ले सकता। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है? कोई अगर परफॉर्मेंस देने आया है ना, तो परफॉर्मेंस ले लो। समझ में आया? परफॉर्मेंस का मतलब समझ में आ रहा है आपको? परफॉर्मेंस का मतलब है कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने आया है तो उसको डिनाई ना करो, उसको आप एक्सेप्ट कर लो। डिनाई करोगे तो आप अपने रिस्क पे करोगे।
आया नहीं आया? चलें आगे, चलो। अब बेटा इसमें सुनो 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 सुनो, इधर आओ इधर आओ। डिस्चार्ज का पहला तरीका हमने खत्म कर दिया, सही है? पहला तरीका क्या था? अब हम डिस्चार्ज का दूसरा तरीका पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मतलब क्या है? डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट तो बहुत इजी है, बोलो कैसे? आपने बोला सर, मैंने आपको सबने बोला आपने मिलके कि सर हमने आपको फीस दे दी, कल से आप मत पढ़ाओ, हम खुद पढ़ लेंगे। कितना अच्छा लगेगा मेरे को? 8 बजे आप भी आराम से घर पे सोओगे और मैं भी आराम से घर पे सोऊंगा, है ना? करें ऐसा ही, कर ले, लिख के दे दो आप घर से, फीस के साथ, लिफाफे के साथ, है ना? सर कल से आप मत पढ़ाना, हम खुद पढ़ लेंगे, लेकिन फीस ले लो। तो ये क्या हुआ? आपने कॉन्ट्रैक्ट, आप क्या कर रहे हो? डिस्चार्ज कर रहे हो। कैसे? म्यूचुअल एग्रीमेंट से। हो सकता है क्या ऐसा? हो सकता है क्या ऐसा? हाँ हाँ, हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मान लो आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा था घर खरीदने का दिल्ली में, और आपका ट्रांसफर हो गया पुणे में, तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म ही करके जाओगे या खरीदोगे? खत्म करके जाओगे। आप रहने के लिए खरीद लेते, लेट सपोज कि रहने के लिए खरीद रहे थे आप, अब तो आप रहोगे कहाँ? पुणे में, तो उसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैसे कैंसिल होगा? म्यूचुअल एग्रीमेंट से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ जाओ पढ़ लो, इसमें कुछ टर्म्स हैं वो आप हमें समझने हैं। कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज थ्रू द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट इंक्लूड्स। अब ये आपको कुछ टर्म्स हैं, ये सब समझने हैं, आ जाओ समझते हैं। पहला क्या कह रहा है? नोवेशन। पहला क्या है मेरे बच्चे? नोवेशन। नोवेशन का मतलब क्या होता है? नोवेशन का मतलब क्या होता है? बगल में लिखा हुआ है, क्या होता है? रिन्यूअल। कह रहा है व्हेन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड एंड रिप्लेस्ड बाय द न्यू कॉन्ट्रैक्ट ईदर बिटवीन द सेम पार्टी और डिफरेंट पार्टी, देन इट इज कॉल्ड नोवेशन। जैसे जैसे बोलो, रिप्लेस हो गया किससे? नए से। अरे एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट था पुराना कि भैया सुनना, कि हमारा लोन चल रहा है, ठीक है? हमारा क्या चल रहा है? लोन चल रहा है, दीदी को मैंने पैसा दिया हुआ है 5 लाख रुपए, मैं बैंक को, मैं कौन हूँ? बैंक को मैंने दीदी को पैसा दिया हुआ है 5 लाख रुपए। अब दीदी कह रही है कि उस, मान लो रेपो रेट चेंज हो गई। रेपो रेट जानते हो आप क्या होती है? क्या होती है? सही है, जिसपे आरबीआई बैंक को पैसा देता है। मान लो रेपो रेट इंक्रीज हो गई, तो लोन महंगा होगा या सस्ता होगा? महंगा हो जाएगा। तो क्या मेरे को लोन के जो रेट्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे? दीदी से इंटरेस्ट ज्यादा लेना पड़ेगा, तो क्या मेरे को वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना पड़ेगा? आंसर इज यस, कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? एक तरह से रिन्यूअल हो गया। हाँ, एक तरह से रिन्यूअल हो गया। या ऐसे भी ले सकते हो आप इंश्योरेंस करवाते हो, इंश्योरेंस जब एक्सपायर हो रहा होता है आपको क्या रिन्यू कराना पड़ता है? तो क्या नया कॉन्ट्रैक्ट होता है? हाँ, नया कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो खत्म करके हम नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? अब आप ये देख लो कि मान लो आपको बीच में इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़वाना है, लाइफ इंश्योरेंस है, आपको जो कवर है वो बढ़वाना है, तो क्या आप उसे रोक के नया कर सकते हो? हाँ, नया कर सकते हो। आप क्या करोगे? म्यूचुअली एग्री करके कहोगे पुराने वाले को खत्म करते हैं, एक नया बनाते हैं, उस नए से चलेगा। तो पुराना वाला खत्म करके नया कभी भी चला सकते हो। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? नोवेशन। क्या बोलेंगे? नोवेशन। एग्जाम्पल पढ़ लो। कह रहे राम हैज टू पे 500 to the Shyam, Shyam has to pay 500 to Rahim, Shyam discharged the Ram for nothing into an agreement with the Rahim for the payment of 500 on his behalf. श्याम कह रहा है सिंपल ये है, ए को बी को देने दे और बी को सी को देने दे। तो इसने बोल दिया आप सी को दे दो, ठीक है? इसने बोल दिया आप सी को दे दो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। डन। एग्जाम्पल हिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। आप मेरा वाला एग्जाम्पल ध्यान रखो, हमने क्या करा है? पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। समझ में आया? चलें आगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है? या तो हम कैंसिल ही कर सकते हैं म्यूचुअल करके,
हाँ, अरे म्यूचुअल एग्रीमेंट से हम कैंसिल भी तो कर सकते हैं सर ब्रेकअप, वो तो म्यूचुअली डिसाइड हो जाता है ना। हाँ, तो हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था, मान लो मैंने दीदी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि दीदी मैं आपसे 500 बैग खरीदूंगा, दीदी का बैग बनाने का बिजनेस है इसलिए बैग पकड़ के बैठी है। तो मैंने बोला था ऐसे लाल कलर के 500 बैग आपसे खरीदूंगा। फिर मेरा मन करा कि नहीं भाई मेरे को नहीं खरीदने बैग, मैंने दीदी को फोन मारा, दीदी कैंसिल करते हैं क्या एग्रीमेंट। दीदी ने बोला हाँ ठीक है कैंसिल कर दो, जो आपका पैसा है वो रिफंड नहीं मिलेगा, एडवांस मनी जो दी होगी वो रिफंड नहीं मिलेगी। मैंने कहा हाँ ठीक है ओके, खत्म। खत्म हो सकता है, खत्म हो सकता है भैया, लॉकडाउन में दुनिया भर के खत्म हुए थे कॉन्ट्रैक्ट। किसी की शादी लगी हुई थी, उन्होंने बोला नहीं 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 हो पाएगी, हम ऐसे नहीं करेंगे। 5 बंदों में कोई शादी होती है ना लॉकडाउन के बाद, तो कैंसिल हुए थे। आ रहा है या नहीं आ रहा, आ जाओ देखो। एक तरह का ए फार्मर, ए फार्मर है भाई, ये ए फार्मर एग्री टू सप्लाई 100 kg ऑफ पोटैटो टू बी ए बायर, लेटर दे म्यूचुअली कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड रिसिशन। रिसिशन का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन, बस टेक्निकल वर्ड है। मतलब क्या है इसका, कैंसिलेशन, सही है, डबल एल आएगा यहाँ पे शायद, है ना, कैंसिलेशन। चलें आगे। अरे नोवेशन और रिसिशन क्लियर है आपको। नोवेशन का मतलब क्या होता है, अपन रिन्यू कर रहे हैं, रिन्यू में या तो सेम पार्टी भी हो सकती है या दूसरी पार्टी भी हो सकती है। यानी दीदी का मान लो लोन रिन्यू हो रहा था, हाँ, या कोई एफडी रिन्यू हो रही थी, एफडी थी, अब एफडी मैच्योर हो गई, हम रिन्यू कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्या बीच में भी रिन्यू करा सकते हैं, बीच में भी करा सकते हैं, ब्रेक करके रिन्यू करा दो। तो दीदी कह रही है सर अब मेरे को ना ये जो एफडी है ये किसी को ओनर के साथ लेनी है, किसी को ओनर के साथ लेनी है। मान लो दीदी की शादी हो गई थी, अब हस्बैंड ने बोला भाई एफडी होगी तो मेरे साथ होगी, ऐसे अकेले में एफडी नहीं होगी। समझ में आया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नोवेशन करना पड़ेगा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया बनाना पड़ेगा। तो वो पुराना आप खत्म करोगे और बैंक को बोलोगे भाई एफडी अब 10 करोड़ की हम दोनों के नाम पे, सही है। चलो समझ में आ गया ना। अल्टरेशन देखिएगा, अल्टरेशन क्या है, कह रहा है चेंज इन द कंडीशन, पार्टी मस्ट बी द सेम। अब दीदी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लाल कलर का बैग का, मैंने बोला और कितनी क्वांटिटी का, कितने बैग मंगाए थे दीदी, 500, कितने, 500। मैंने बोला अब आपको ना मैडम बैग नहीं भेजना, बैग की जगह आप टी शर्ट भेज देना। मैंने क्या बोला, बैग की जगह आप टी शर्ट भेज देना। तो दीदी टी शर्ट, बैग वाला खत्म हो गया, अब टी शर्ट वाला चालू हो गया। तो ये इसको क्या बोलेंगे बेटा, अल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे, अल्ट्रेशन। तो आप अच्छे से जानते हो, जीन्स खरीदने जाते हो, कोई ट्राउजर खरीदने जाते हो, अल्टर कराना पड़ता है, ये वही वाला अल्ट्रेशन है ना। आ जाओ। तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई अगर अल्ट्रेशन होगी तो वो अल्ट्रेशन हो गया, आया या नहीं आया। तो पुराना वाला उससे खत्म हो जाता है, नया वाला एग्जिस्ट हो जाता है, आया या नहीं आया। सेम उसी प्राइस में पुराना वाला खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है पार्टी मस्ट बी द सेम। अगर पार्टी अलग हो जाएगी तो वो अल्ट्रेशन नहीं होगा, वो क्या होगा, नोवेशन होगा। समझ में आया आपको। देखो अभी दीदी से कॉन्ट्रैक्ट करा था, अब मान लो मैं दीदी का कैंसिल कर देता कॉन्ट्रैक्ट और इन वाली दीदी से बोलता कि आरुषि मैडम अब आपसे हम खरीदेंगे टी शर्ट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, ये एक तरह से नोवेशन हो जाता। क्यों, क्योंकि पुरानी वाली पार्टी चली गई और हमने एक नई पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करा है। समझ में आ रहा है। अल्ट्रेशन कब माना जाएगा, पार्टी सेम होनी चाहिए, बस कंडीशन में कोई चेंज हुआ है। आ रहा है या नहीं आ रहा। काउंटर ऑफर कैसे, नहीं नहीं नहीं, काउंटर ऑफर इसमें नहीं आएगा, पूछो क्यों। क्योंकि काउंटर ऑफर के केस में तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता, वो तो एक नया ऑफर आ जाता है। यहाँ पे पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, बैक का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, अब उस कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो रहा है। आया नहीं आया, वो तो मैंने ही करवाया ना, डील तो डन हो गई थी, 500 बैग इतने रुपए के इतनी क्वांटिटी में यहाँ पे सप्लाई हो जाएंगे। चले आगे, उज्जवल चले आगे। रिमिशन क्या होता है सर, रिमिशन क्या, अल्ट्रेशन समझ में आया। एग्जाम्पल देख लो, अल्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा है, बी टुक ए लोन 1 लाख फ्रॉम
पी आनंद बैंक, वाह, @12% पर एनम म्यूचुअली आफ्टर 1 ईयर दे चेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, म्यूचुअली चेंज कर रहे हैं तो कर सकते हैं, पार्टी सेम है तो अल्ट्रेशन मानी जाएगी, बोलो अल्ट्रेशन मानी जाएगी। आया या नहीं आया, आया या नहीं आया? चले, नोवेशन और अल्ट्रेशन में फर्क समझ में आ रहा है आपको? नोवेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ना, पार्टी सेम भी हो सकती है अलग भी हो सकती है। अब दीदी से मैंने एक बैक का कॉन्ट्रैक्ट करा, मान लो एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया दीदी को मैंने, या उसी कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो वो नोवेशन हो जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो, रिमिशन बताइए, रिमिशन क्या होता है? बहुत बढ़िया, दीदी ने सही बोला। रिमिशन का मतलब होता है अपने राइट को कॉम्प्रोमाइज कर देना। यानी मैंने दीदी से 2 लाख लेने थे, मैंने कहा मैडम 20 रुपए दे दो, खत्म। वाह, मजा आ गया, है ना? क्या ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना था, मैंने खत्म कर दिया, डन। देखो, कह रहा है एक्सेप्टिंग द लेसर अमाउंट और इंफीरियर परफॉर्मेंस फॉर डिस्चार्जिंग दी कॉन्ट्रैक्ट। वो होता है ना फोन पे जब बोलते हो बंदा सप्लाई, भाई कुछ तो ले आ, भाई कोई बात नहीं, पिज्जा नहीं है, एक बर्गर तो दे जा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये वो वाला सीन है। क्या है? रिमिशन, एक्सेप्टिंग द लेसर अमाउंट या इंफीरियर परफॉर्मेंस फॉर डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट। देख लो एग्जांपल, कह रहा है डी ए डेटर हैज टू पे 500 टू सी ए क्रेडिटर, हाउएवर द डी पे 480 टू सी इन फुल सेटलमेंट ऑफ द डेट परमिटेड बाय द सी। यहाँ पे 20 रुपए छोड़े हैं, आप ज्यादा भी छोड़ सकते हो। समझ में आया नहीं आया? बोलो, क्या पांचों क्लियर है आपको? 5 पॉइंट पढ़, 4 पढ़े 5 पढ़े? 4, क्या चारों क्लियर है? नोवेशन का मतलब नई टर्म एंड कंडीशन होगी, पार्टी डिफरेंट भी हो सकती है सेम भी हो सकती है। रेजिस्ट्रेशन का मतलब कैंसिलेशन, उसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो कैंसिल हो गया, है ना। अल्ट्रेशन का मतलब चेंज इन टर्म एंड कंडीशन, पार्टी मस्ट बी सेम, ये ध्यान रखना है अल्ट्रेशन में, ये ध्यान रखना है क्या, चेंज इन टर्म एंड कंडीशन पार्टी मस्ट बी सेम। और रेमिशन का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज करना अपने राइट को, यानी लेसर या इंफीरियर परफॉर्मेंस भी हम ले सकते हैं और उससे कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले, आ जाओ, चलते हैं आगे, है ना, आ जाओ। अच्छा, अब ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट ना इनके साथ ही दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं? देखो, क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में, क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में एक तरह से कैंसिलेशन नहीं हो जाता? अगर अग्रीड पार्टी अपना राइट एक्सरसाइज कर ले और वो वहां थाने में चले जाए और बोल दे मेरे साथ कॉर्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा ना? होगा या नहीं होगा? वो कह दे कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिल करना चाहती हूँ तो कर सकती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का तो नेचर ही ये था, क्या था? कॉन्ट्रैक्ट विच इज enforceable at the option of one or more party that is agreed but not at the option of other that is बदतमीज डिफॉल्टर। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? अच्छा, बदतमीज बोला तो आपको लगा हमें बोल रहे हो। ओ, आ जाओ। तो कह रहा है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये डिस्कस कर चुके हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट? बोलो, अरे रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट क्या डिस्कस कर चुके हैं हम? तो वही बोल रहा है कैंसिलेशन के केस में आपको रिस्टोर करना पड़ेगा बेनिफिट। एग्जांपल बताऊं एक और इसका, अनुष्का दीदी के माथे पे मैंने ऐसे घोड़ा लगाया और बोला मैडम आप मेरे को अपनी प्रॉपर्टी दे दो, जिसकी कीमत 1 करोड़ थी, 6 करोड़, चलो जिसकी कीमत 6 करोड़ थी, सुन तो लो। तो दीदी से मैंने बोला कि 600 रुपये दूंगा, 600 रुपये दूंगा, ये 6 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है पेंट हाउस बना हुआ है ये मेरे नाम कर दो। 600 भी मत दो, नहीं 600 दिखाना पड़ेगा ना, दीदी ने कम पैसे में, है ना। तो फिर मैंने खरीद लिया, दीदी ने कर दिया। सुनना ध्यान से, अब दीदी कोर्ट में जा सकती है, जेल सॉरी, दीदी थाने में जा सकती है और कंप्लेन कर सकती है कि सर आए थे और सर ने ऐसे ऐसे गन पॉइंट पे मुझसे ये साइन करवा लिया, इसकी वीडियो मेरे पास है, डन। अब क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, कोर्ट इसको कैंसिल कर देगा ना यार, मेरे को भी बुलाएगा आपको भी बुलाएगा, कैंसिल कर देगा। तो दीदी को ना जो मैंने 600 रुपये दिए हैं वो लौटाने पड़ेंगे, दीदी को वो 600 रुपये लौटाने पड़ेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? रिस्टोरेशन ऑफ
बेनिफिट, और मेरे को प्रॉपर्टी लौटानी पड़ेगी। समझ में आया? क्या ये डिस्कस कर चुके थे अपन? हाँ, आइए देखो देखो इधर आ जाओ, अरे आ जाओ इधर प्लीज। कह रहा है ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन हु हैज रिसीव द एडवांटेज अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ऑब्लिगेशन भी आ जाती है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। अगर कोई एडवांटेज हम रिसीव कर लेते हैं तो उसे भी हमें वापस लौटाना पड़ता है। ये भी सेम यही वाला पॉइंट है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट वाला। हम इसे बुक से कवर कर लेंगे, है ना, रीड मार लेंगे। आ जाओ। कह रहा है जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन क्या था भाई? रजिस्ट्रेशन क्या था? कैंसिलेशन। अरे रजिस्ट्रेशन क्या था बोलो? कैंसिलेशन। कह रहा है जब आप करोगे ना तो उसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। तो उसको रजिस्ट्रेशन को क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे? कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, ऑफर का और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पढ़ा था। वैसे ही इसको भी हमें कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करोगे तभी तो कैंसिल माना जाएगा। अगर आप सामने वाले को बताओगे ही नहीं कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, और लिख के आपने लिख लिया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि आई एम गोइंग टू कैंसिल इट, और अपने ही ड्रॉर में रख दिया, तो कैंसिल मान ले? आपको भेजना तो पड़ेगा सामने वाले को। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि उसे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये भी बुक से रीड मार लेंगे, इजी है बिल्कुल। कम्युनिकेशन क्योंकि अपन डिस्कस भी कर चुके हैं ऑफर एक्सेप्टेंस का, तो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीड मार के समझ में आ जाएगा। आगे आइए। कह रहा है इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिस अ रीजनेबल फैसिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस है ये, फॉर द परफॉर्मेंस, फॉर द परफॉर्मेंस। ये ध्यान से पढ़ना। इस पॉइंट को पढ़ के आपको कुछ समझ आ रहा है? इस पॉइंट को पढ़ के आपको कुछ समझ आ रहा है? देखो कह रहा है इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस, इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिस अ रीजनेबल फैसिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस। लाइन को पढ़ के कुछ समझ आ रहा है? बुक से खोलो ये लाइन, अरे बुक से खोलो, मैं भी खोल लेता हूं, मक्कारो। फोन रख दो प्लीज, आ जाओ। देखो 8 पॉइंट है, क्या बोल रहा है? इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिस अ रीजनेबल फैसिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस। आपने ना बेटा आरुषि दीदी दी थी, ठीक है, और दीदी हम लोगों को अपने बर्थडे की पार्टी दे रही थी। क्या कर रही थी? अपने बर्थडे की पार्टी दे रही थी। सुन तो लो। और दीदी ने ना बहुत बढ़िया टेंट बुक कर रखा था, बहुत बढ़िया टेंट वाला बुक कर रखा था। जो टेंट लगाएगा बहुत बढ़िया वाला, है ना, पूरा झूमर उमर एकदम तरीके से सेट करेगा वो। वहां पे दीदी का केक कटने वाला था। जब टेंट वाला आता है वो दीदी से पूछता है कि टेंट कहाँ लगाना है। दीदी बैठ के रो रही है। पूछ रहा है वो टेंट कहाँ लगाना है, रोए जा रही है। वो दोबारा पूछता है हिला के, दीदी टेंट कहाँ लगाना है। दीदी टेंट, फिर रो रही है। अब ये टेंट वाले को बता ही नहीं रही कि टेंट कहाँ लगाना है। क्या कर रही है ये? टेंट वाले को बता नहीं रही कि टेंट कहाँ लगाना है, और टेंट वाला टेंट पटक के चला गया। तो मेरे को एक बात बताना, क्या टेंट वाले को अब ये पैसा देने के लिए लायबल है या नहीं? पैसा देने के लिए लायबल है या नहीं? लायबल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने नेग्लेक्ट करा है उसको। क्या करा है? उसे नेग्लेक्ट करा है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दे पाए, या वो अपनी जो भी तय हुआ था सर्विस वो कर पाए। उसको इन्होंने एक रिजनेबल फैसिलिटी नहीं दी है कि वो काम कर पाए। समझ में आया? मान लो आपने कंस्ट्रक्शन वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मेरा घर बनाना है, अब ये बता ही नहीं रहे उसको कहाँ बनाना है। वो बार बार आके पूछता है भैया कहाँ से कहाँ चालू करना है, साइट तो बताओ। बना देगा घर, सर वो सपनों का महल बना देगा, लेकिन वो वाला महल नहीं बना पाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ बुक से देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। आइए। कह रहा है इफेक्ट, काट देता हूं मैं, मेरे को लग रहा था मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूं। आ जाओ। कह रहा है इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसिंग टू अफोर्ड प्रॉमिस अ रीजनेबल फैसिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस। ठीक है, कह रहा है इफ एनी प्रोमिसिंग नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू अफोर्ड
the promiser reasonable facility for the performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non performance caused thereby। समझ में आया? देखो अब आपके लिए एग्जांपल है यहाँ पे, ध्यान से कह रहा है इफ एन, आपका नाम लिख देता हूं मैं, इफ ए स्टूडेंट रिफ्यूज टू लर्न द टीचर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर नॉट टीचिंग। अब आप रोज यहाँ आ रहे हो, मैं आपको रोज पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपने पढ़ना ही नहीं है, तो मैं क्यों लाइबल? मेरा तो काम है पढ़ाना। अब जिसने पढ़ना है वो पढ़ लेगा, जिसने नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेगा। सर ये तो दिल पे लग गया एग्जाम्पल। चलो एक बिना दिल पे लगने के लिए भी है, नीचे आ जाओ। कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू रिपेयर बीज हाउस। कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ? रिपेयर करने का। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ? रिपेयर करने का बी के हाउस को। बी नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू, पॉइंट आउट होना चाहिए, आप पॉइंट लिखा है, पॉइंट आउट टू ए, यहां पे भी गलती है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। पॉइंट आउट टू ए द प्लेसेस इन विच हिज हाउस रिक्वायर्स रिपेयर। बता नहीं रहा कहां पे ठीक करना है, बस कह रहा है ठीक करना है। वो आता है कहता है कहां ठीक करना है, कह रहा है ठीक करना है, कहेगा पागल वागल है क्या? ए इज एक्सक्यूज्ड फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज कॉज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल। सही है? तो वो ये एक्सक्यूज दे सकता है कि भैया आपने काम करने नहीं दिया, मैं तो आया था तो पैसा दे दो, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई। समझ में आया? क्लियर है? पक्का? चलो बाकी के पॉइंट भी साथ के साथ पढ़ लो जो मैंने सिर्फ आपको हेडिंग से पढ़ाए हैं। यहां से नोवेशन वोवेशन तो पढ़ा दिया, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट से एक बार पढ़ेंगे, आ जाइए। कह रहा है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर ए वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ लिया ये वैसे आपने, बस रीड मार रहा हूं मैं। आइए, द लॉ ऑन द सब्जेक्ट इज when a person at whose option a contract is voidable resigns। यानी जिसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल था, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। रिसाइंस का मतलब क्या है? कैंसिल कर देता है। इट द अदर party thereto need not perform any promise therein contained in which he is the promiser. The party resigning the avoidable contract shall, if he has received the benefit thereunder from the another party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person from whom it was received। यानी 600 रुपए की बात हो रही है। 6 करोड़ वाले में जो 600 रुपए मैंने दिए थे, वो 600 रुपए उनको वापस करने पड़ेंगे। समझ में आया? एक बार यहां से देख लो, एनालिसिस देख लो इसकी प्लीज। कह रहा है सच ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु इज empowered to do so if he has received any benefit thereunder he must restore the benefit to the person from whom he has received it। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है क्या? एग्जाम्पल पढ़िए एक बारी, देखिए। An insurance company may sign a policy on the ground that the material fact has not been disclosed। एक पॉलिसी हो रही थी और उन्होंने वो क्या कर दी? कैंसिल कर दी, क्योंकि आपने मटेरियल फैक्ट नहीं बताया। मान लो आपका मेडिक्लेम हो रहा था और आप बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम करते थे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल डेली डेली लेते हो ना, तो मेडिक्लेम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपने ये फैक्ट क्या करा? छुपा लिया। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर दिया? बाद में पता चला, उन्होंने रिसाइन कर दिया। समझ में आया? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया। व्हेन इट डू सो द प्रीमियम कलेक्टेड बाय इट, लेकिन उन्होंने आपसे प्रीमियम कलेक्ट करा हुआ था पॉलिसी के ऊपर। कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इट इन दिस कनेक्शन मस्ट बी रिपेड टू द पॉलिसी होल्डर। तो वो आपको प्रीमियम का पैसा वापस लौटाएंगे, लेकिन उसमें से अपने एक्सपेंसेस का पैसा काट लेंगे, जो भी उनका खर्चा हुआ बॉन्ड पेपर वगैरह देने में। पोस्टमैन आता है, दे के जाता है बॉन्ड पेपर वगैरह, तो वो नॉर्मल एक्सपेंस काट के उनको आपको आपका पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, चलें आगे। आइए, ये भी सेम वैसा ही है। ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन हु हैज रिसीव एडवांटेज अंडर द वॉइड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वॉइड। कह रहा है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो, पहले वैलिड था, पहले वैलिड था, दीदी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि चेतक दे देंगे आपको, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दीदी से मैंने कुछ पैसा ले रखा था एडवांस, चेतक मर गया। चेतक का क्या हुआ? मर गया बेचारा, दीदी रो रही है, इसलिए उसकी आत्मा को शांति मिले हमारे चेतक की। चलो, किसी को तो दुख है, आ जाओ।
हम भी रोएंगे। आ जाओ, कह रहा है व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड any person who has received any advantage there under such agreement or contract is bound to restore it। तो जो एडवांस दे रखा था वो दीदी को वापस लौटाना पड़ेगा। क्यों, मेरी गलती थी क्या? भैया चेतक का हम सही से इलाज करा रहे थे, मर गया, मैं क्या करूं? आया है समझ में? आइए, और टू मेक द कंपनसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम whom he has received। एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, कह रहा है एनालिसिस देख लो इसकी, कह रहा है फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन इट इज क्लियर that in such a case either the advantage received must be restored back or a compensation sufficient to put the position prior to the contract should be paid। कह रहा है अगर आप पूरी एडवांटेज नहीं दे सकते तो उतना पैसा दे दो जो कि ऐसा ना लगे कि आपने कुछ उससे एडवांटेज लिया। समझ में आया? मान लो मैंने घड़ी दीदी को दे दी थी कि ये घड़ी रख लो, गारंटी है चेतक दूंगा। अब दीदी ने वो घड़ी आगे किसी को पास ऑन कर दी, उसने आगे कर दी, चली गई घड़ी कहीं, तो दीदी को उसके बदले में थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा। समझ में आया? तो कह रहा है या तो कंपनसेशन देना पड़ेगा या फिर वो रिस्टोर बैक करना पड़ेगा जो लिया है। आया नहीं आया? नहीं आया। चले एग्जांपल पढ़ लो। ए पेज टू बी 1 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ द बीज प्रॉमिस टू मैरी सी। वाह दीदी, शादी की बात चल रही है यहाँ तो। देखो क्या हुआ है, ए पेज टू बी 1 लाख किस लिए? इन कंसिडरेशन ऑफ बीज प्रॉमिस टू मैरी सी। क्या हुआ है बता दो मेरे को। ए ने बी को 1 लाख रुपए दिया और कंसिडरेशन में क्या बोला कि बी भाई तू सी से शादी करेगा। सही है? ए चाहता होगा कि सी की शादी हो जाए। इतना समझ में आ रहा है आपको? आ जाओ। एज क्या है? एज डॉटर। वो किसकी डॉटर है? ए की डॉटर है। कह रहा है सी इज डेड एट द टाइम ऑफ द प्रॉमिस। सुनते ही मर गया सुनते ही मर गया। सी से शादी, सी डेड हो गए। सी कौन है? लड़की है, लड़की ही मर गई। ओहो, बहुत गलत हो गया। किसी कहानी में हीरोइन मर जाए ना, वो कहानी बेकार लगती है मेरे को। फोर्स मूवी देखी है आपने, जॉन अब्राहम वाली? क्या देखते हो यार, उसमें लड़की मर जाती है। आ जाओ, फोर्स में, बागी में भी तो मर जाती है शायद। वो ऐसे करके उसकी चुन्नी पकड़ लेता है लेकिन लड़की गिर जाती है। आ जाओ। द एग्रीमेंट इज वॉइड बट बी मस्ट रीपे 1 लाख टू, है ना? तो बी को रीपे करना पड़ेगा ए को 1 लाख रुपए वापस, क्योंकि हमारे में चेतक मरा था, यहाँ लड़की मार दी बेचारों ने। बड़े गंदे लोग हैं। समझ में आया आपको? तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट करना पड़ेगा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाता है तो। चलें आगे, आगे पढ़ते हैं। देखो, इन केस ऑफ, आगे पढ़ाऊं या घर पे पढ़ लोगे ये वाला? वॉइडेबल वाला, वॉइड वाला भी समझ में आ गया कि रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होता है, ये घर पे पढ़ लेना। आगे चलते हैं अपन। कम्युनिकेशन ऑफ रिसिशन। रिसिशन क्या था भैया? रिसिशन क्या था? रिसिशन, रिसिशन और रिमिशन में आप हमेशा कंफ्यूज हो गए, इसलिए बार बार पूछ रहा हूं। क्या था रिसिशन? कैंसिलेशन, है ना? और रिमिशन क्या था? अपना राइट फॉरगिव करना, कॉम्प्रोमाइज करना, कम पैसे में भी, इंफीरियर परफॉर्मेंस में भी हम रिसीव कर लेंगे, है ना? टूटी फूटी बसंती नचा दो मगर नचा दो। इंफीरियर परफॉर्मेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? आ जाओ। कह रहा है यू हैव नोटिस दैट ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ one of the parties can be rescinded, but rescission must be communicated to the other party in the same manner as a proposal is communicated under section 4 of the contract act. Similarly, a rescission may be revoked in the same manner as the proposal is revoked। समझ में आ गया? तो आप क्या कैंसिलेशन को रिवोक भी कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, लेकिन उसके कम्युनिकेशन से पहले। क्या वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा? हाँ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप कैंसिलेशन कर रहे हो तो टू बी कैंसिल लिख के अपने ड्रॉअर में नहीं डालना, उसको भेजना भी है, सामने वाले को बताना भी है, कम्युनिकेट भी करना है। चलें आगे, चलें आगे। इतना आया या नहीं आया? चलो, हमने बेटा एक पॉइंट और एक टॉपिक और खत्म कर लिया अपना, जिसको अपन क्या बोलते हैं देखना, डिस्चार्ज बाय
डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये भी खत्म कर लिया, और डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस भी कर लिया। अब एक आसान सा टॉपिक है, वो खत्म कर लेते हैं, आइए साथ मिलकर जल्दी से। डिस्चार्ज बाय सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज बाय सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जिसको हमारी बुक क्या बोलती है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। बेटा छुट्टी कर रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ा के छुट्टी कर रहा हूँ। डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या है? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है? हाँ, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब यह है कि जो एक तो हमारे हाथ में नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद में हुई है, यानी सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। यानी जब हमने, प्लीज इधर, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था बच्चे, तब वो इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब वो इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। जैसे मान लो दीदी चाइना में रहती है और ये चाइनीज है, और हमने दीदी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि दीदी आप वहां से हमें मोमोज सप्लाई करोगी। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? डन। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने दीदी को एडवांस भी भेज दिया, दीदी ने थोड़े सैंपल भी भेज दिए मोमोज के, मैंने आपको चेक भी करा दिया और आपको अच्छे भी लग गए। डन। अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने ही वाला था, लेकिन चाइना और हमारे बीच वॉर हो गई, चाइना और हमारे बीच वॉर हो गई। तो क्या मैं बाकी के मोमो मंगवाऊं? क्या पता बम आ जाए उसमें, अंदर बम हो, दीदी बम भर के भेज दे। वॉर हुआ पड़ा है, मोमो मंगवाऊंगा, मोमो के डब्बे में बम आ जाएगा। तो बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया? हाँ जी सर, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। क्यों? ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। समझ में आया? अरे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया सर? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो ये मैंने पढ़ा दिया आपको, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। समझ में आ गया? अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया जिसमें हमने चेतक को ऊपर पहुंचा दिया था। तो आप बताना, क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है? हाँ बोलो चेतक। अरे हमने भैया, दीदी और मैंने एग्रीमेंट करा था, मैं दीदी को चेतक दूंगा, दीदी मेरे को पैसा देगी। चेतक हमारा तबेले में खड़ा था, वहां पे बाढ़ आ गई, चेतक चला गया। अब कहां से पकड़े? बाढ़ में, अब बाढ़ आई हुई है, आप ढूंढ लोगे चेतक को जाके? चेतक अंदर है, वो टाइटेनिक देखने पहुंच गया। भैया चेतक अंदर नीचे टाइटेनिक देख रहा है, बेच दोगे पकड़ के लाके? आप भी जाओगे, आप भी नहीं आ पाओगे, आप भी फिर टाइटेनिक ही देखोगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ही हमारा गायब। समझ में आया? तो ये एक तरह की सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, हमारे हाथ में नहीं थी लेकिन ऐसा हो गया। आ गया ये, आ जाओ आ जाओ। कह रहा है अनफोर्सिन चेंज इन लॉ हो गया। क्या हो गया? एन अनफोर्सिन चेंज इन लॉ। जैसे भैया मैं ना, आपने दवाई का नाम सुना है रेमडेसिविर? रेमडेसिविर कोरोना के टाइम में इंजेक्शन ये वाला मिल नहीं रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई इसको सप्लाई नहीं कर सकता। याद है आपको? 2-2 लाख का खरीद रहे थे लोग इसे, 4-5 हज़ार का इंजेक्शन 2-2 लाख का खरीद रहे थे लोग। याद है नहीं है? चलो ऑक्सीजन तो पता है, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी हमारे देश में, बदतमीजो, ये तो पता होना चाहिए। या ये भी नहीं पता? हमें तो प्रॉपर आ रही थी सर। सर हम तो रोज सांस ले रहे थे, खुल के ले रहे थे, ये तो पता होगा। हाँ सर, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। अब मान लो मैंने ना उज्जवल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था, ये वेल्डिंग वाला था। ये कौन था? वेल्डिंग करते हैं ना ऐसे चश्मा लगा के, ये वो था। तो उन्हें ना ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था कि जब भी जरूरत होगी मैं भेजूंगा आपको। सही है भाई? तो इसके यहाँ रोज 10 सिलेंडर जाते थे, इसके एम्प्लॉय बहुत सारा काम करते थे वहां पे, तो 10 सिलेंडर की रोज जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब उस वक्त ना गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि आप इंडस्ट्रियल डीलिंग ऑक्सीजन में नहीं कर सकते। पता है आपको? फैक्ट है ये। गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया था कि जहां जहां ऑक्सीजन इंडस्ट्रियली यूज हो रही है उसको रोको, और ये एसेंशियल चीजों में यूज होगी। तो प्लांट पे जितने भी प्लांट थे, जितने भी प्लांट थे इंडिया के अंदर, उस पे गवर्नमेंट ने वो कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और वहां पे सारे पुलिस वाले वगैरह रहते थे, इंडस्ट्रियल यूज के लिए हर जगह से ऑक्सीजन बैन कर दी थी।
कोविड में। डन। तो ये क्या हुआ, ये अनफोर्सिन चेंज इन लॉ हो गया। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई कि भैया आप सप्लाई नहीं कर सकते इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो ये क्या हो गई, एक तरह की सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज। वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। समझ में आ रहा है आपको? अब कोविड के बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो बात अलग है। कोविड के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो क्या आज की डेट में इंडस्ट्रियल यूज नहीं हो रहा ऑक्सीजन का? हो रहा है, बहुत सारी जगह चाहिए होती है, इंडस्ट्री में बहुत सारी जगह चाहिए होती है। डन। तो इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है, तो जब बाद में मैं नया कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो वो चलेगा, लेकिन पुराना वाला क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट का बेटा, वो क्या हो गया बताओ, डिस्चार्ज। समझ में आया? क्यों हुआ वो डिस्चार्ज? ड्यू टू अनफोर्सिन चेंज इन लॉ। क्या हमें पता था ऐसा लॉ में चेंज आ जाएगा? नहीं। तो ये अनफोर्सिन चेंज इन लॉ हो गया, जो हमारे हाथ में नहीं था, ना हमें पता था, किसी को भी नहीं पता था इनफैक्ट कि ऐसा भी सिनारियो आ सकता है। डन। लेकिन ऐसा हो तो सकता है ना? तो ऐसा हो गया, और इसकी वजह से क्या हो गया बेटा, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो गया ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनफोर्सिन चेंज इन लॉ। क्लियर है तीनों पॉइंट? आगे चल सकते हैं? आगे आइए, रीड में एक साथ करवा दूंगा, पहले समझा दूं, है ना? आइए, डी, ये लास्ट पॉइंट क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पार्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग विच वाज नेचुरली contemplates contemplated for performing the contract as a result of personal incapability। ये क्या हुआ? हाँ बोलो। लाइन समझ में आ रही है? मैं समझा देता हूँ। उज्जवल ने बैचलर पार्टी रखी थी, सुन के आपको अच्छा लग जाता होगा ना, आप कुछ बढ़िया आने वाला है। तो लड़के होते तो और ज्यादा मजा आता, उसको कोने में बैठ के मजा आता। तो उज्जवल ने नोरा से टाई अप कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि मैडम आप मेरी पार्टी में एक गाने पे परफॉर्म करोगे जिसका नाम है हाय गर्मी। और कृष्णा ये सोच भी रहा था, कृष्णा ये सोच भी रहा था कि मैं भी कूद जाऊंगा, जब डांस हो रहा होगा मैं भी बीच में कूद जाऊंगा, ये सोच रहा था। अब ध्यान से सुनना, लेकिन हमारी नूरा दीदी किसी प्लेन में जा रही थी और वो क्रैश हो गया, और दीदी की कमर चली गई। अब वो हाय गर्मी कर पाएगी? हाँ बताओ, कर पाएंगी? कमर चली गई दीदी की, हाई गर्मी कर पाएगी? बैठ के व्हील चेयर पे या स्टेशन बोलते हैं उस पर बैठ के हाई गर्मी लेट के कर सकती है, लेकिन वो जैसा परफॉर्म करती है वैसा तो कर ही नहीं पाएगी। तो प्रैक्टिकली अगर बोले तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, है ना? ऐसा कुछ हो गया तो ये भी बेटा क्या हो गई, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई। अब लाइन पढ़ना देखना, अब आपको समझ में आएगी लाइन, क्योंकि आप दिमाग नहीं लगाते जब पढ़ते हो, आप बस रीड मारते हो, आपको आदत पड़ी हुई है बस रीड मारने की। लेकिन लॉ को ऐसे नहीं पढ़ा जाता, लॉ को कैसे पढ़ा जाता है, समझ के पढ़ा जाता है। आइए अब एक बार रीड करिए, कह रहे हैं नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पार्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग विच वाज नेचुरली कंटेम्पलेटेड फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ सम पर्सनल इनकैपेबिलिटी। आया समझ में? अब आपने मान लो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, मान लो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट था बैग बनाने का, वो बंदा ही पागल हो गया, बंदा बैग बनाते बनाते पागल हो गया। अब आप जा रहे हो, कह रहा है तेरा ही बैग बना दूंगा, आजा तेरी चमड़ी का सील के दूंगा, हो पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट पूरा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, वो बंदा इनकैपेबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। समझ में आया? तो वो भी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई एक तरह की, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, और वो बाद में हुई है, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था तब वो बंदा ठीक था, यानी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कमर टूटने के कारण हाई गर्मी नहीं हो पाया। समझ में आया? आया या नहीं आया? आगे चले। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, बस ये 3 पॉइंट और छुट्टी, है ना? बिल्कुल ध्यान से। लेकिन कह रहा है इन चीजों को हम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानेंगे। कह रहा है व्हाट आर नॉट ट्रीटेड एज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी अगर ये 3 चीजें होंगी, यानी ऐसा होगा, तो हम ये नहीं मानेंगे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुई है। देखिए पहला, इंक्रीज इन प्राइस। भैया मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि मैं आपको टमाटो दूंगा, ठीक है? टमाटो का प्राइस कितना हो रहा है अभी?
मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था आपसे 3 महीने पहले कि 3 महीने बाद मैं आपको टमाटर दूंगा। अब प्राइस कहाँ पहुंच गया? 120 पे। जब कॉन्ट्रैक्ट मैंने करा था 40 रुपए किलो आ रहा था। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्राइस बढ़ गया तो मैं अब परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा? बोलो, क्या इसको सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मान ले? आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्या गवर्नमेंट ने बैन करा हुआ है कि कोई टमाटो नहीं बेचेगा, महंगा हो गया है? नहीं। क्या कोई अनफोर्सिन चेंज इन लॉ हुआ है इसकी वजह से? क्या सब्जेक्ट मैटर, क्या टमाटर सारे उड़ गए? क्या बाढ़ में बह गए? नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बोला गया कि इंक्रीज इन प्राइस को आप ये नहीं बोल सकते कि सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई जिसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करोगे। समझ में आया? पक्का? आपको पता है मिर्ची के दाम भी बढ़ने वाले हैं, मिर्ची भी बहुत महंगी मिल रही है। 400 जाने वाली है मिर्ची, ऐसा आया है एक्सपेक्टेशन। हाँ, हरी मिर्च जिसको आप फेंक देते हो, साइड निकाल देते हैं ना, तीखी लगती है, मैं भी फेंक देता हूँ। आ जाओ, सुन लो प्लीज। प्राइस समझ में आ गया? मैं पढ़ा नहीं रहा अंदर से ना अभी। समझ में आ गया प्राइस? कि इंक्रीज इन प्राइस को आप ये नहीं बोलोगे कि सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई और अब मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। समझ में आया या नहीं आया? टमाटो वाला एग्जांपल समझ में आ गया? चलिए आगे। कह रहा है स्ट्राइक बाय द वर्कर और लॉकआउट इन द फैक्ट्री। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया था कि मेरे को, आपको, सबको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि सर हम सीए बनने वाले हैं और हम एक एक गाड़ी बुक करा रहे हैं अपने लिए। और मैं कौन था? टाटा मोटर्स। टाटा की गाड़ी आप खरीद रहे थे। डन। लेकिन आपने कितनी गाड़ी बुक करी? जितने आप लोगों आपने गाड़ी बुक कर दी। क्या मेरे को सप्लाई देनी पड़ेगी? मैंने बुक कर ली, पैसे भी ले लिए एडवांस और बोल दिया 2 महीने बाद आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरे वर्कर्स आपस में भिड़ गए और मेरे यहाँ क्या हो गई? स्ट्राइक हो गई वर्कर्स की। लेबर स्ट्राइक हो जाती है। लेबर कह रहे हैं मैं जाऊंगा ही नहीं फैक्ट्री में, करवा के दिखा काम। धरना दे के बैठे हैं बाहर। कुछ सीन हो गया होगा, किसी सीनियर ने किसी को छेड़ दिया होगा, बदतमीजी तो कहीं भी हो सकती है। हाँ, अब वो स्ट्राइक पे बैठे हैं। स्ट्राइक छोड़ो, 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए मेरी फैक्ट्री बंद करा दी, मेरा प्लांट ही बंद करा दिया जहाँ पे कार बन रही थी। प्लांट होता है ना, प्लांट में बनती है कार, निकलती है फिर नई, वो बंद पड़ा है। तो मैं क्या आपको बोल दूं कि भैया कार नहीं मिलेगी, पैसा हो गया जब्त? ऐसा बोल सकता हूं? आंसर इज नो। वो आपका पर्सनल मैटर है, वो कोई अनफोर्सिन चेंज नहीं है, वो कोई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, तो ये सब चीजें आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी। आप इसका प्ली दे के ये नहीं बोल सकते कि मेरे यहाँ सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई और मैं आपको कार नहीं दे पाऊंगा। समझ में आया? तो अगर नॉर्मल, अगर स्ट्राइक हुई है या लॉकआउट हुआ है आपकी फैक्ट्री में, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। ये देख लो एक बार, टाटा मोटर विल नॉट बी एक्सक्यूज बाय द स्ट्राइक एज इट इज नॉट ट्रीटेड एज सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। शायद ये आपकी बुक में ना हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जिससे आपका दिमाग और ज्यादा खुल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगला देखिए, कह रहे हैं फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। दीदी को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था बैग सिलने का, है? बैग में बेटा चैन होती है ना, जिप चैन होती है। तो दीदी बैग तो खुद बनाती थी, लेकिन चैन ये कनिका से लगवाती थी। वो चैन वाली है। मैं चैन और सुकून की बात नहीं कर रहा जो आपकी लाइफ में नहीं रहा, मैं उस चैन की बात कर रहा हूं। समझ में आया आपको? तो अब सुनो, इसने सारे बैग सील के दे दिए, लेकिन उनका बर्थडे था। 3 महीने तक बर्थडे बना रही है दीदी, एक भी चैन नहीं लगाई, एक भी चैन लगा के नहीं दी। अब ये मेरे को बोल रही है कि उसने काम करके नहीं दिया इसलिए मैं आपको बैग नहीं दे रही। ऐसा बोल सकती है ये? फिर से वही बात, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये चीजें आप मैनेज करोगे, क्लाइंट को आपको सर्व करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑर्डर आया था तो आपको वो टाइमली मेट आउट करना पड़ेगा। इसको हम सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का नाम नहीं दे सकते। ये आपका पर्सनल मैटर है, आपके टर्म्स खराब हैं या आपका काम करने वाला खराब है, ठीक है? तो ये वो बोला जाएगा, सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हम इसको नहीं बोल सकते। देखिए, पी आनंद एग्री टू सप्लाई द बैकपैक टू ऑल द स्टूडेंट बिफोर 31 अगस्त। 22 का एग्जाम्पल है, ये मत सोचना आपको मिलने वाले हैं, आ जाओ। बट ड्यू टू, देख लो, ड्यू टू मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट टू सप्लाई द बैग ऑन द टाइम, पी आनंद विल नॉट बी एक्सक्यूज फ्रॉम देयर प्रॉमिस। अगर एक बार हमने प्रॉमिस कर दिया होता तो हमें वो बैग देने पड़ जाते। समझ में आया नहीं आया? क्या इतना क्लियर है आपको? क्या ये सब आप घर पे पढ़ लोगे, सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का अंदर का मटेरियल? हाँ सर, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप बोलते रहो।
देख लो, डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी बुक में ढूंढ लो। वैसे ये डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, लेकिन आपको प्लीज 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 आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज घर से बुक पढ़ना और उसे लर्न करना स्टार्ट करें, वरना मजा नहीं आएगा आपके पेपर में। डन। ये आपको पढ़ना है, जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको वो नोट्स से और बुक से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ, रुको रुको रुको, ऑनलाइन